क्राइम रिपोर्ट में सबसे पहले खबर मुंबई की उस रहस्य की जो अब बेहद ज्यादा सुलझा हुआ तो नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब एनआईए और एटीएस दोनों को देने हैं। एटीएस को ज्यादा देने हैं, मुंबई पुलिस मुख्यालय को देने हैं। बात है सचिन वाजे की, जो कि सहायक पुलिस अधिकारी थे, एपीआई थे मुंबई पुलिस में। अब उनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि जिस इनोवा कार और जिस स्कॉर्पियो का लेना देना हुआ है इस जिलेटिन कांड में, जिसमें मुकेश अंबानी उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन की 14 छड़ें रखी गई थी स्कॉर्पियो में, क्या उस गाड़ी को खुद सचिन वाजे चला रहे थे या उसके पीछे वाली जो इनोवा कार थी, क्या वो पुलिस की कार है, क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस यूनिट की कार है जिसको वो वहाँ ले जाकर पार्क करके आए थे, और क्या ये जो पीपीई किट में है शख्स ये सचिन वाजे खुद है। अब इसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी तस्वीरें भी खंगाली जा रही हैं। पुलिस मुख्यालय से बाहर जाने वाले दरवाजे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में वैसी ही इनोवा कार उस रात पुलिस मुख्यालय से निकलती हुई दिखी थी जो कार ठाणे गई थी। शक है कि वहीं इसका नंबर प्लेट बदला गया और फिर स्कॉर्पियो के साथ वही इनोवा कार मुकेश अंबानी के घर के पास तक आई थी। बाद में फिर नंबर प्लेट बदलकर पुलिस मुख्यालय में दोबारा खड़ी कर दी गई। तो सवाल ये है कि क्या पूरा पुलिस मुख्यालय इसमें मिला हुआ था या सरकार मिली हुई है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना बाकी है। हमारे साथी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, बताएं क्या क्या अब तक एनआईए को हाथ लगा है, एटीएस कहां पिट गई और पुलिस मुख्यालय में क्या क्या छुपाया गया? अभिषेक, देखिए अभी की जो लेटेस्ट खबर ये है कि एपीआई सचिन वाजे, जिन्हें की गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, साजिश को अंजाम देने की कोशिश के मामले में, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और ये भी हमें जान लेना होगा कि वो पहले भी 16 साल सस्पेंड रहे हैं। एक ख्वाजा यूनुस जो आरोपी है, आतंक के मामले का आरोपी था, उसकी हत्या के आरोपी। तो अब पुलिस जो जांच है वो बिल्कुल इनके इर्द गिर्द ही घूम गई है। लेकिन सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या एपीआई सचिन वाजे ने सिर्फ और खुद अपने होकर ही इतनी बड़ा प्लान किया है या फिर इन्हें ऐसा कहा गया था, और अगर कहा गया था तो किसने कहा था, इसकी जांच भी एनआईए को करनी है। और ये जिसे सीधे रिपोर्ट करते थे, एक एपीआई होने के बावजूद सीआईयू क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के मुखिया बना दिए गए थे, जबकि 16 साल जो सस्पेंड रहा है और दागी अफसर था उसके बावजूद। तो ये भी इसका भी जवाब देना पड़ेगा, खास करके जिन्होंने भी इसे नियुक्त किया था। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इनकी वजह से अब जो है ठाकरे सरकार भी कहीं कहीं घिरती नजर आ रही है, क्योंकि सीधे सीधे बीजेपी ने तो जहां निशाने पे लिया ही है मुख्यमंत्री को कि जिस तरह से उन्होंने बचाव किया था एपीआई सचिन वाजे का, लेकिन सरकार में शामिल जो दूसरी पार्टी है एनसीपी, उसमें भी अब नाराजगी के सुर आ रहे हैं। और अभी पता चला है कि कुछ देर पहले ही कि लगभग 45 मिनट उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और शरद पवार जो कि एनसीपी के नेता हैं, उनकी आपस में चर्चा हुई है मुख्यमंत्री निवास पर वर्षा में। जो विषय था वो ये सचिन वाजे मुकेश अंबानी के घर के पास जिस तरह से प्लांटिंग हुई है उसका, और साथ ही कोरोना का जो बढ़ते मामले आ रहे हैं वो। लेकिन इसको लेकर शाम को भी एनसीपी की मीटिंग है, हो सकता है उसके बाद वो खुलकर अपनी बयानबाजी करेंगे। इसके मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई है उसकी जांच भले ही एटीएस कर रही है, लेकिन ये मामला चूंकि मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार और वो जिलेटिन से ही जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी एक जांच अहम है और उस संदर्भ में जो मुसीबत है और बढ़ सकती है। सिर्फ अगर शरारत के तौर पर देखते हैं या किसी कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखते इस केस को, तब तक थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं कुछ मामला बनता या बिगड़ता नजर आ सकता था। लेकिन इसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला हो गया है और इसमें सीधे सीधे न सिर्फ एपीआई सचिन वाजे तो गिरफ्तार ही हो चुके हैं, मुंबई पुलिस महकमा भी इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को घिरा हुआ पा रहा है, और साथ ही जो ठाकरे सरकार है उसमें वो भी घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ पता चल रहा है कि इस कॉन्स्पिरेसी में कुछ और भी लोग शामिल हैं, बस उनका नाम सामने आना बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। पुलिस महकमे के खुद के लोग अगर इस तरीके से किसी हत्या में शामिल बताए जाएंगे, गाड़ी रखने में, आतंक की घटना को या आतंक की का एक तरीके से स्वांग रचने में शामिल बताए जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी हमारी सुरक्षा का क्या हाल होगा। क्राइम रिपोर्ट में आगे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बटला हाउस का जो मुख्य आरोपी में से एक है आरिज खान, आज उसकी सजा का ऐलान शाम को 4 बजे कर दिया जाएगा। 2008 के केस में यह फैसला होना बाकी है। 13 साल पहले यानी 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर केस हुआ था। इस केस में मुजफ्फरनगर निवासी आरिज खान मुठभेड़ के बाद फरार हो गया था, जिसे 2018 में गिरफ्तार किया गया। और ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आदमी है, बीटेक पास है आरिज खान। इसके विस्फोटक का विशेषज्ञ माना जाता है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद आरिज अलग अलग राज्यों में छिपता रहा, जिसके बाद वो नेपाल भाग गया था। नेपाल में आरिज इंडियन मुजाहिदीन के
का जो एक और आरोपी है अब्दुल सुभान कुरैशी, उसके साथ पहचान बदल कर रह रहा था। कुछ साल बाद दोनों सऊदी अरब चले गए और वहां आईएम के पाकिस्तान में बैठे आकाओं इकबाल भटकल और रियाज भटकल ने दोनों को वापस भारत जाकर आईएम और सिमी को नए सिरे से संगठित करने की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद दोनों भारत आने जाने लगे। बाद में पहले कुरैशी और फिर आरिज को गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये जो आरिज है आतंकी है, इसके ऊपर किस तरीके की जो धाराएं लगाई गई थी जिसमें इसे दोषी पाया गया है और उनमें किस तरीके की सजाएं मुमकिन है? सरकारी वकील किस तरीके की सजा की मांग कर रहे हैं? देखिए, जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो दो लोग वहां से भाग गए थे, जिसमें एक आरिज खान था और दूसरा था शहजाद को पुलिस ने कुछ दिन बाद पकड़ लिया था और 2013 में उसको कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। लेकिन जो आरिज खान है ये नेपाल भाग गया था और नेपाल से वहाँ पर ये सऊदी अरब गया, रियाज भटकल से मिला और वापस फिर भारत आ रहा था तो नेपाल बॉर्डर से इसको 2018 में गिरफ्तार किया गया था। तब से ये मामला कोर्ट में है। इस पर आरोप ये थे कि इसने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या की है। इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर और सेक्शन 120 यानी कि साजिश, इस तरह की गंभीर धाराएं लगाई हुई थी, तो कोर्ट ने इसको पहले ही दोषी करार दे दिया है। आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये मांग की कि जो आरिज खान है इसने न सिर्फ हथियार रखे बल्कि उन्हीं हथियारों से पुलिस वालों पर हमला किया और जिस तरह से इसने पुलिसकर्मी को मारा है वो कोई आम मर्डर नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए जो फांसी की सज़ा है यानी डेथ की मांग की। और वहीं जो बचाव पक्ष के लोग हैं उनका कहना ये है कि आरिज खान को जो है उम्र कैद के दायरे में रखा जाए, क्योंकि इस केस में जो दूसरा आरोपी है शहजाद, उसको भी कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तो आरिज खान के भी लिए राहत की मांग की गई है, लेकिन फिलहाल 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं जेएनयू राष्ट्रद्रोह केस की, जिसमें कन्हैया कुमार समेत और भी जेएनयू के जो छात्र हैं वो सह आरोपी हैं। इसमें उन सब की पेशी हुई है। सभी को आज पेश किया गया। कोर्ट ने आज सभी आरोपियों की चार्जशीट की कॉपी देने को कहा है प्रोसिक्यूशन को। सुनवाई के दौरान कन्हैया के वकील ने कहा कि उन्हें कुमार की पेशी से छूट दी जाए, जिसको कोर्ट ने मना कर दिया। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। और यूपी में एक मामूली बात पर मर्डर कर दिया गया। ये हत्या इसलिए हुई है क्योंकि बाइक सवार ने राह चलते आदमी को टक्कर मार दी। राह चलता आदमी इतना सनकी था कि उसने एक बाजू की जो दुकान थी, आसपास की जो दुकान थी, वहां से हथियार लाकर हत्या कर दी। युवक को चाकू से मार डाला। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये वारदात तब हुई जब अपनी बाइक पर जा रहे 21 साल के आरजू की मामूली टक्कर कासिफ से हो गई। कहा सुनी हुई कासिफ ने पास से एक मीट की दुकान में गया, वहां से छुरा लाया और आरजू पर हमला कर दिया। हमले में आरजू की मौके पर ही मौत हो गई। एक लड़का यहाँ पर स्कूटी लेकर आया बच्चे को चीज दिलाने, तो यहाँ मुर्गे वाले की दुकान थी, तो बराबर में से एक लड़का आया और यहाँ से छुरी ली। उसके पहली छुरी हमारी और दूसरी हमारी। हम बहुत भागे वहाँ से, लेकिन वो भाग गया। छुरियां मारते ही इतनी जल्दी काम कर दिया 1 सेकंड के अंदर। किसका लड़का था वो थमिया खां का भतीजा था, आसिफ खां का लड़का था। कहाँ रहता है वो? यहीं पे सामने रहता, 100 गज की दूरी पे। क्या पहला भी आपराधिक इतिहास है उसका? जी जी जी। कितने अपराध कर चुका है पहले वो? ये तीसरा अपराध है उसका, बहुत खतरनाक। पहले भी जेल जा चुका है? जी जी, लगभग 18 महीने जेल रह चुका। आरजू नाम का लड़का था जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल के आसपास थी। मोटरसाइकिल से एक बच्चे के साथ जा रहा था। हाथ से पैदल जा रहे दूसरे कासिफ नाम का जो अपराधी है उससे टक्कर हो गई और इसी बात पर उत्तेजित होकर के सामने एक मीट की दुकान है, जिस दुकान से उसने चाकू उठा करके लगातार उस पर प्रहार किए। उससे मजरूब की मृत्यु हो गई है और अभियुक्त के खिलाफ हम लोग लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं।
हमारी 3 टीमें यहाँ पे मौजूद हैं जिनको अलग अलग स्थानों पर रवाना किया जा रहा है। आरोपी नामजद है और उसके घर पे ताला बंद है, घर वाले भी भाग गए हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं तो शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। तो ये जो लोग बाहर घूमते हैं ऐसे, ये जेल से छूट कर आ जाते हैं और बाद में इनकी निगरानी भी ख़त्म हो जाती है और ये अपराधी किस्म के लोग हैं जिनको सिर्फ सनकी कहकर इनको शील्ड नहीं किया जा सकता, ये अपने जुर्म से नहीं बच सकते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन में और शाम को आपको घूमते हुए दिख जाएंगे, लेकिन इनके इरादे किसी अपराधी के किस्म के ही होते हैं। आप देखिए कि मामूली सी बात पर कहासुनी हुई थी, एक स्कूटी जा रही थी, ये कहासुनी किसी की भी कभी भी कैसी भी हालत में हो सकती है, छोटा बड़ा का फ़र्क नहीं होता है इसमें। लेकिन जिस शख्स ने मारा है उसको मीट की दुकान के से हथियार कैसे मिल गया, ये तमाम बड़े सवाल हैं। क्या मीट के कारोबारी ने जो भी दुकान थी उसने रोका नहीं, उसने हथियार लेके भागने क्यों दिया? और रोकने की कोशिश करने अगर की जाती तो शायद एक शख्स की जान बच जाती। वक्त एक ब्रेक का। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में, जहां पर सूरजपुर में कल एक इंजीनियरिंग के साथ लूटपाट की घटना हुई है, उस लूटपाट की घटना में अब वो उस इलाके के चौकी प्रभारी और हेड कांस्टेबल और 2 बीट प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल कल कुछ बदमाशों ने इंजीनियर से गन पॉइंट पर ब्रेजा कार लूट ली थी और यही नहीं, कार में बैठी पीड़ित की पत्नी और बच्ची को 200 मीटर दूर किनारे पर फेंक कर चले गए थे। घटना उस वक्त हुई जब ये परिवार सब्जी खरीदने के लिए आया हुआ था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक सूचना अभी हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक सज्जन सब्जी खरीदने आए थे और उनकी गाड़ी खड़ी थी, उसमें चाबी लगी हुई थी। पीछे से 2 लड़के आए, गाड़ी के अंदर बैठे और गाड़ी को ले गए और आगे जाकर के जो है वो लेफ्ट टर्न करके भाग गए हैं, जिसमें चूंकि हमारी पुलिस की गाड़ी भी वहाँ से आ रही थी। उनको जैसे ही बताया गया उन्होंने चेज भी किया, पर चूंकि 2 गेट थे तो एक गेट से निकल गए। बट हमें महत्वपूर्ण इसमें सुराग मिले हैं, कुछ क्लूज मिले हैं और हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ये वर्कआउट हो जाएगी। 2 बदमाश बताए जा रहे हैं, बाकी किस तरह के थे सर उनके पास? अभी जो है वो किस तरह के हथियार थे ये तो जानकारी नहीं हो पाई है। कुछ सीसीटीवी सर फुटेज, हाँ, अभी उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे पास कुछ क्लूज हैं, जल्दी वर्कआउट हो जाएगी। और अब अपराध की दुनिया की दूसरी खबरें। भरकर हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही 10 लाख रुपए की शराब की खेप को आबकारी विभाग ने ग्रेटर नोएडा में सीज किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शराब की ये खेप पेरिफेरल हाईवे के रास्ते सोनीपत होकर बिहार ले जाई जा रही थी। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बीएसएफ ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। इन चारों से पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग यहां पर क्या कर रहे थे। नोएडा में एक्सप्रेसवे थाने की पुलिस ने लूटपाट करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 कार, 4.5 किलो गांजा और 25,000 रुपये मिले हैं। ये लोगों को गाड़ी पर बिठाकर और फिर उनके एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मेरठ में एक लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 युवकों पर आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।